नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आने वाले यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी और जितने भी सेवरल स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स को। Mercer cost of living city ranking shows that Hong Kong, Singapore and Zurich are the world most expensive places for expats in 2024। मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स से हमें ये पता चलता है कि दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। 226 शहरों में आप कह सकते हैं सर्वे किया गया, या कह सकते हैं इन्हें इवैल्यूएट किया गया, अलग अलग करीब करीब 200 आइटम्स को पैरामीटर बनाकर, और पाया गया कि दुनिया का सबसे महंगा शहर है हांगकांग। सेकंड नंबर पर आता है सिंगापुर, थर्ड नंबर पर आता है ज्यूरिक, मतलब ज्यूरिक जो स्विट्जरलैंड में है, चौथा आता है जिनेवा, पांचवा आता है बेसल। ये 5 दुनिया के सबसे महंगे शहर हैं: हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिक, जिनेवा एंड बेसल। नाउ दुनिया के सबसे सस्ते शहर कौन कौन से हैं? नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा, नाइजीरिया में एक शहर है लागोस, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, सोचिए किसी देश की कैपिटल दुनिया का सबसे सस्ता शहर है। कौन सा? पाकिस्तानी कैपिटल इस्लामाबाद। किर्गिस्तानी कैपिटल बिश्केक, और पाकिस्तान की जो अपने आप को ये सो कॉल्ड कहते हैं कि तुम्हारा मुंबई हमारा कराची, इनका कराची दुनिया का 5वां सबसे सस्ता शहर है। तो दुनिया के 5 सबसे सस्ते शहर कौन कौन से हैं? नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा, नाइजीरिया का एक शहर लागोस, पाकिस्तानी कैपिटल इस्लामाबाद, किर्गिस्तानी कैपिटल बिश्केक एंड पाकिस्तान का कराची। ये दुनिया का 5 सबसे सस्ता शहर है। सबसे महंगा हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिक, जिनेवा, बेसल। नाउ अब अगर हम हमारे देश के बारे में बात करते हैं तो मुंबई हमारे देश का सबसे महंगा शहर है, जो कि ग्लोबली मतलब पूरी दुनिया में 136वें नंबर पर आता है आउट ऑफ 226 सिटीज़। ठीक, और लास्ट ईयर के मुकाबले 11 स्पॉट में इंप्रूवमेंट हुई है। मतलब लास्ट ईयर मुंबई 147 नंबर पर था, इस बार 136 नंबर पर है। सेकंड नंबर पर हमारे देश में आता है दिल्ली, जो कि पूरी दुनिया में 165वें पोजीशन पर है, और दिल्ली ने लास्ट ईयर के मुकाबले 4 पॉइंट इंप्रूव किया है। मतलब लास्ट ईयर दिल्ली 169th रैंक पर था, आज दिल्ली 165th रैंक पर है, मतलब इस साल। थर्ड नंबर पर आता है चेन्नई, जो लास्ट ईयर के मुकाबले 5 पॉइंट स्लिप कर गया, मतलब चेन्नई अभी 189 नंबर पर है पूरी दुनिया में। और चौथा सबसे महंगा शहर है बेंगलुरु, जो कि 195 नंबर पर है। तो हमारे देश का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ओवरऑल देखा जाए तो मुंबई, मुंबई के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद बेंगलोर। दुनिया का सबसे महंगा शहर हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिक, जिनेवा, बेसल। दुनिया का सबसे सस्ता शहर अबूजा, लागोस, इस्लामाबाद, बिश्केक एंड कराची। नाउ नेक्स्ट है रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स रिपोर्ट। रिसेंटली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है जिसका टाइटल है रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स 1960-61 टू 2023-24। 1960-61 से लेकर 2023-24 तक भारत के अलग अलग राज्यों का किस तरह से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रहा, वो इस पूरे के पूरे रिपोर्ट में डिटेल में है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए जानने लायक है वो ये है कि जो साउथ के 5 राज्य हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, Kerala and Tamil Nadu have emerged as major contributor to India's GDP, accounting for 30% by March 2024। भारत की टोटल जीडीपी में साउथ के 5 राज्यों को मिला दें तो 30% का कंट्रीब्यूशन है, 30% का कंट्रीब्यूशन है। भारत के 5 साउथ के राज्य मिला दे, कौन कौन से? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना। और इसमें भी नंबर 1 पर आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद आता है कर्नाटका। अगर रिसेंटली आप देखेंगे तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के मामले में सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आता है कर्नाटका, कर्नाटका के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात, और ये डेटा बदलता रहता है। ठीक, नाउ महाराष्ट्र सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है
महाराष्ट्र का इस वक्त हमारे देश की जीडीपी में 13.3% का कंट्रीब्यूशन गया, लेकिन ये डिक्लाइन किया है क्योंकि आई थिंक लास्ट ईयर महाराष्ट्र कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेट 15% था। वेस्ट बंगाल की जो इकोनॉमिक डिक्लाइन है वो बहुत मतलब कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक है कि 1960-61 में हमारे देश की जीडीपी में वेस्ट बंगाल का 10.5% का कंट्रीब्यूशन था, जो 2024 में घटकर 5.6% हो गया है। और अगर आप हाईएस्ट रिलेटिव पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करेंगे 2023-24 की, तो उसमें दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटका और हरियाणा आता है। ठीक है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेट 8% है हमारे देश की जीडीपी में। ओके, नाउ अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2024। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स एक रिपोर्ट है, ठीक, जिसको मतलब कैसे तैयार किया है प्रजा फाउंडेशन ने। इस पूरे के पूरे रिपोर्ट में जो अलग अलग राज्य हैं उनमें अर्बन गवर्नेंस किस तरह का है उसका डेटा रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है केरला। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में कौन है? केरला। केरला के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश। तो अकॉर्डिंग टू अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज में कौन कौन आता है। आपको ये नहीं याद करना है कि 100 में आउट ऑफ कितना टोटल मार्क्स इन्होंने गेन किया अलग अलग पैरामीटर को जोड़कर। आपको सिर्फ ये जानना है कि टॉप परफॉर्मिंग्स और लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन से हैं। तो टॉप परफॉर्मिंग में आता है केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। और लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में आता है नागालैंड, मणिपुर एंड मेघालय। ठीक है, अब बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक क्या है इसमें। क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, क्योंकि रिसेंटली हमारे देश की सरकार ने 5 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। देखिए दोस्तों, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा सबसे पहले सन 2004 में दिया गया था। इन द ईयर 2004 द टेंटेटिव क्राइटेरिया for the age of antiquity of classical language was assumed to be at least 1000 years of existence। 2004 में किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए जो एक टेंटेटिव क्राइटेरिया बनाया गया था, वो ये बनाया गया था कि वो लैंग्वेज जिसका एग्जिस्टेंस 1000 साल या उससे ज़्यादा का रहा है उन्हीं को कंसीडर किया जा सकता है फॉर द सिलेक्शन एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक, 2004 में सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज हमारे देश की डिक्लेयर हुई थी तमिल, 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़ एंड तेलुगु, 2013 में मलयालम, 2014 में उड़िया। इस साल 2024 में अगर आप देखेंगे तो असामीज, बंगाली, मराठी, पाली एंड प्राकृत। तो अब भारत में टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। 2004 में सबसे पहले बना तमिल, 2005 में संस्कृत, 2008 में तेलुगु एंड कन्नड़, 2013 में मलयाली, 2014 में उड़िया और 2024 में असामीज, बंगाली, मराठी, पाली एंड प्राकृत। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि एक डेटा है, कह सकते हैं एक इंडेक्स है, सॉरी, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड मतलब आपको इस इंडेक्स में ये पता लगेगा कि दुनिया में टॉप के देश वो कौन से हैं जहां पर इकोनॉमिक फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा है। तो 165 कंट्रीज़ में हमारा देश 84 नंबर पर आता है पूरी दुनिया में इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, 84 नंबर पर। और टॉप की जो कंट्रीज़ हैं उसमें आता है हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका। ठीक, तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में आउट ऑफ 165 कंट्रीज़ हम लोग आते हैं 84 नंबर पर। और दुनिया की 5 कंट्रीज़ जहां पर इकोनॉमिक फ्रीडम आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा वो कौन कौन सा है? हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड और यूएस। ठीक है दोस्तों, ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं एक और इंडेक्स की तरफ। अगला इंडेक्स है कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, इसमें हम पूरी दुनिया में 127 नंबर पर आते हैं
2024 के इंडेक्स के अकॉर्डिंग। और ये जो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी है, इसको रिलीज करती है ऑक्सफैम एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल नाम की संस्था कंबाइन होके। मतलब ये दोनों संस्था मिलकर ये डेटा रिलीज करती हैं, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। इसमें हम लोग 127 नंबर पर आते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इकोनॉमिक फ्रीडम के मामले में हम 84 नंबर पर आते हैं, ठीक। 127 नंबर पर आते हैं रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स के मामले में, ठीक। टॉप परफॉर्मर कौन कौन से हैं जहां पर ये कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी काफ़ी बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी होती है उसको कम करने में ये देश काफ़ी ज़्यादा कमिटेड है और काम कर रहे हैं। हम लोग कौन से नंबर पर आते हैं? 127 नंबर पर। टॉप परफॉर्मर कौन कौन से हैं? नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। और वर्स्ट परफॉर्मर कौन कौन से हैं? साउथ सूडान, नाइजीरिया, ठीक। नाउ अगला अगला जो इंडेक्स गए वो गए वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ठीक। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इसमें हम 142 कंट्री में 79 नंबर पर आते हैं, ठीक। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 84th, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी में 127th, और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हम 79 नंबर पर आते हैं आउट ऑफ 142 कंट्रीज। टॉप की कंट्रीज कौन कौन सी है देख लेते हैं। टॉप की कंट्रीज में आता है डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड जर्मनी। यूजुअली आप टॉप 3 कंट्रीज याद रखिएगा, तो डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। और सबसे लोएस्ट रैंक में कौन कौन सा आता है? वेनेजुएला, कंबोडिया, अफगानिस्तान, हैती एंड म्यांमार। लेकिन आप लोएस्ट के जो 3 हैं, वेनेजुएला, कंबोडिया, अफगानिस्तान, ठीक, ये सबसे कह सकते हैं कि लोएस्ट रैंक में रहे वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। टॉप 3 नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, और सबसे लोएस्ट परफॉर्मर कौन कौन से रहे? वेनेजुएला, कंबोडिया एंड अफगानिस्तान। नाउ दोस्तों, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रिसेंटली हमारे देश की सरकार ने, या कह सकते हैं कि हमारे देश की यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स, या कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सिटीज़ अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत के अंदर 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज़, या कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल नोड्स बनाए जाएंगे अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक। ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ये जो 12 के 12 शहर बनाए जाएंगे, ये 10 राज्यों में बनाए जाएंगे अलोंग 6 मेजर कॉरिडोर, ठीक। 6 मेजर कॉरिडोर 12 शहर में 10 राज्यों में मिलकर बनाए जाएंगे, ठीक है। और असल में ये जो नोड्स बनाए जाएंगे, ये जो अलग अलग इंडस्ट्रियल शहर गए, वो इसलिए बनाए जाएंगे ताकि भारत की जो एक्सपोर्ट गए वो 2030 तक $2 ट्रिलियन की जा सके, ठीक। इन इंडस्ट्रियल नोड्स का इस्तेमाल एक्सपोर्ट के लिए किया जाएगा, ठीक। इनको इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा ताकि 2030 तक भारत की एक्सपोर्ट $2 ट्रिलियन को अचीव कर पाए, जिससे हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन पाए पूरी दुनिया में, एक सेल्फ रिलायंट हम रह पाए पूरी दुनिया में, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपका देश ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा तभी आपका देश डेवलपिंग से डेवलप्ड फेज में जाएगा, ठीक। अगर आपका देश ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है तो वो कभी भी डेवलपिंग से डेवलप्ड फेज में नहीं जा सकता, ठीक। और आपको ये भी बता दूं कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत सन 2007 में हुई थी, जब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया था सन 2007 में। अब 6 और कॉरिडोर बनाए जाएंगे 12 शहरों में 10 राज्यों को मिलाकर, ठीक है। आपको बता दूं कि ये जो आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा मैप है, ठीक। ये पूरा का पूरा मैप है, और 10 राज्यों में जो 12 इंडस्ट्रियल नोड्स बनाए जाएंगे वो कुछ इस प्रकार से है। मतलब वो जो 12 शहर 10 राज्यों में सेलेक्ट किए गए हैं, उत्तराखंड का खुरपिया, पंजाब का राजपुरा पटियाला, महाराष्ट्र का दिघी, केरला का पालक्कड़, उत्तर प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द यूपीपीएससी आगरा एंड द प्रयागराज, बिहार का इंपॉर्टेंट है फॉर द बीपीएससी दैट इज गया, गया को इंडस्ट्रियल नोड बनाया जाएगा। खासकर ये जो अमृतसर कोलकाता इंटरनेशनल कॉरिडोर गए, इसमें गया को क्या बनाया जाएगा? इंडस्ट्रियल नोड बनाया जाएगा, ठीक है।
तेलंगाना में आप कह सकते हैं जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में उर्वक्कल एंड द कुपार्थी, और राजस्थान में जोधपुर पाली। तो राजस्थान पीएससी के लिए याद रखिएगा कि राजस्थान में जोधपुर पाली, उत्तर प्रदेश में आगरा प्रयागराज, बिहार में गया। तो टोटल 10 राज्यों में 6 मेजर कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 12 शहरों को सेलेक्ट किया गया है 12 नोड्स बनाने के लिए। ठीक, कब आया था यह प्रोग्राम? इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 2007 में, जब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना था। नाउ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अगर आप लोगों ने इस बार का बजट पढ़ा होगा तो आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा फेज 2024-25 से आपका 2028-29 तक चलेगा। ठीक, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हमारे देश के उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 25 दिसंबर 2000 को की थी, ताकि जो गांव हैं उनमें ऑल वेदर रोड और प्रॉपर कनेक्टिविटी बनाई जा सके। ठीक, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो सेकंड फेज है वो 2013 में आया था, जो थर्ड फेज है वो 2019 में आया था। ठीक, अब ये जो चौथा फेज है वो 2024-25 से लेकर 2028-29 तक चलेगा, जिसमें 62,500 किलोमीटर की नई ऑल वेदर रोड बनाई जाएगी, करीब करीब 25,000 गांव में। ये बजट में मेंशन गए इस बार के। ठीक है, जो टोटल आउटले है वो 70,125 करोड़ का है। मतलब 62,500 किलोमीटर की रोड बनाने में 70,125 करोड़ की लागत लगेगी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 49,087.50 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करेगी और रिमेनिंग 21,037.50 करोड़ कौन कंट्रीब्यूट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। आपको अब ये सेंट्रल और स्टेट का बाइफर्केशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि 70,125 करोड़ 62,500 किलोमीटर की रोड बनेगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के अंतर्गत, जो कि 2024 से लेकर लगभग 2029 तक चलेगा। ठीक, नाउ प्रधानमंत्री ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम, इसके अंतर्गत क्या है कि टोटल 2024-25 से 2028-29 तक 38,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस की डिप्लॉयमेंट की जाएगी हमारे देश में, और इसके लिए 34,35.33 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सरकार के द्वारा। तो प्रधानमंत्री ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म में कितना पैसा खर्च किया जाएगा? 34,35.33 करोड़, और भारत में 38,000 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस उतारी जाएंगी। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 70,125 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 62,500 किलोमीटर की रोड बनाई जाएगी। ठीक है, 2024-25 से 2028-29 तक। नाउ स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2023, ठीक, इसको कौन रिलीज करता है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, और ये इसका 5वां एडिशन था। ये एक तरह की जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी है वो एक तरह की स्टैच्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द पावर। ठीक, इन्होंने अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के साथ मिलकर ये डेटा रिलीज किया है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक है, ये क्या इवैल्यूएट करते हैं? इट इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी अक्रॉस 7 डिमांड सेक्टर यूजिंग 65 इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड आउटकम बेस्ड मेजर्स। इन्होंने भारत के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया गया। ठीक है, 65 इंडिकेटर 7 डिमांड सेक्टर में 65 इंडिकेटर का इस्तेमाल कर जिसमें क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और आउटकम बेस्ड मेजर भी थे। और इन स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरी में क्या किया गया है, मतलब क्लासिफाई किया गया है। अगर उनका स्कोर 60 या मोर देन 60 है तो उनको रखा गया है फ्रंट रनर की कैटेगरी में। अगर उनका स्कोर 50 से 59.75 है तो वो अचीवर की कैटेगरी में आते हैं। अगर 30 से 49.75 है तो वो कंटेंडर की कैटेगरी में आते हैं। और चौथा जो क्लासिफिकेशन है वो आस्पिरेंट है अगर उनका स्कोर लेस देन 30 है। ठीक, तो फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर एंड आस्पिरेंट। तो आइए देखते हैं कौन सा राज्य फ्रंट रनर रहा, कंटेंडर रहा। फ्रंट रनर मतलब
फ्रंट रनर वो स्टेट जिनका स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में स्कोर 60 या मोर देन 60 रहा, वो था कर्नाटक। नंबर 1 कर्नाटका, जिनका स्कोर रहा 86.5 आउट ऑफ 100। कर्नाटक के बाद उनका पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद केरला, केरला के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पंजाब एंड तेलंगाना। अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और हरियाणा ये तो टॉप 3 रहे, ठीक। तो यहां पर कम से कम 4 तो साउथ के राज्य हो गए, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, ठीक। हरियाणा पंजाब भाई भाई बिल्कुल अगल बगल, एक ही से कट के अलग हुए हैं। फिर महाराष्ट्र। तो ये टोटल 4 राज्य साउथ के ले लीजिएगा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, ठीक। हरियाणा पंजाब 4 2 6 और एक क्या है महाराष्ट्र। तो ये 7 राज्य फ्रंट रनर की कैटेगरी में आए। अचीवर की कैटेगरी में सिर्फ 2 राज्य हैं, असम एंड उत्तर प्रदेश, जिसका स्कोर 50 से 59.75 के बीच में रहा। कंटेंडर के लिस्ट में आते हैं, मतलब जिनका स्कोर 30 से 49.75 तक रहा, तो कंटेंडर की लिस्ट में आते हैं गोवा, झारखंड एंड तमिलनाडु, ठीक है। गोवा, झारखंड एंड तमिलनाडु ये कंटेंडर की लिस्ट में आते हैं, और एस्पिरेंट की लिस्ट में रिमेनिंग जितने भी हैं, ठीक। तो फिर से बता देता हूं, अगर आप फ्रंट रनर जानना चाहेंगे तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब एंड तेलंगाना, ठीक है। अचीवर की कैटेगरी में सिर्फ 2, असम एंड उत्तर प्रदेश। कंटेंडर की कैटेगरी में गोवा, झारखंड, तमिलनाडु एंड एस्पिरेंट की कैटेगरी में जिनका स्कोर लेस देन 30 है, रिमेनिंग रेस्ट, ठीक। और सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट अगर किसी ने किया तो वो किया है महाराष्ट्र और हरियाणा ने, जिनका स्कोर लास्ट ईयर के मुकाबले 18.5, महाराष्ट्र का स्कोर बड़ा है और हरियाणा का 17 पॉइंट। और कहते हैं कि अगर आप स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 के डेटा को रिसेंट के डेटा से कंपेयर करेंगे तो 15 राज्यों ने इंप्रूव किया है, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट सबसे अधिक किसको देखने को मिली? महाराष्ट्र एंड हरियाणा में, जो कि दोनों भी फ्रंट रनर में आते हैं। नाउ टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, इससे ये पता लगता है कि ट्रैफिक कंजेशन के मामले में कौन सा शहर सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड है। तो इसमें नंबर 1 पर आता है लंदन। लंदन 2023 का सबसे कंजेस्टेड शहर बना, ठीक। यहाँ पर 10 किलोमीटर की यात्रा, मतलब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए अप्रॉक्सीमेट 37 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, ठीक। और आपको बता दूं कि ये जो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स है, इसको रिलीज कौन करता है? द रिपोर्ट बाय द एम्स्टरडैम बेस्ड लोकेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट टॉम शोड ड्यूरिंग रश आवर पीपल इन द यूके कैपिटल लॉस्ट 148 आवर ईयरली। एम्स्टरडैम में एक बेस्ड लोकेशन टेक्नोलॉजी है टॉम, वो ये डेटा रिलीज करती है खासकर ड्यूरिंग रश आवर। रश आवर मतलब होता है जब लोगों के ऑफिस जाने का वक्त होता है, ठीक है, ऑफिस से लौटने का वक्त होता है, जैसे सुबह का 10 बज गया, शाम का 7 बज गया। तो लंदन सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड शहर है, ठीक है, ट्रैफिक कंजेशन के मामले में। माना जाता है कि लंदन के लोग 148 घंटे साल के ट्रैफिक में गवा देते हैं। इसके बाद आता है डबलिन, जो कि आयरलैंड की कैपिटल है। देन टोरंटो, कनाडा, ठीक। हमारे देश और पूरी दुनिया का 6वां सबसे कंजेस्टेड शहर इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक कंजेशन वो आता है बेंगलुरु। बेंगलुरु 6वें पायदान पर है और 7वें पायदान पर पुणे है। मतलब हमारे देश का सबसे कंजेस्टेड शहर इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु के बाद पुणे। दुनिया का क्या है? लंदन। लंदन के बाद डबलिन। डबलिन के बाद टोरंटो, ठीक है दोस्तों। नाउ अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-06 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। सबसे पहली बार ये कॉन्सेप्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का लॉन्च हुआ सन 2010 में यूएनडीपी की रिपोर्ट में, ठीक है, यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, ठीक। ये जो डेटा आपको नजर आ रहा है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2005-06 में हमारे देश की 55.34% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर थी। 55.34 मतलब आधे से ज़्यादा भारत मल्टी डायमेंशनल पुअर था इन 2005-2006। 55.34।
जब 2013-14 में सरकार बदली, ठीक, तब ये आंकड़ा 29.17% का था, मतलब 29.17% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर थे। ठीक, 2014 से अगर आप ये 9 साल का आंकड़ा देखेंगे 2023-24 का, तो अब हमारे देश में 11.28% लोग क्या है, मल्टी डायमेंशनली पुअर है। 29.17 से 11.28, 24.82 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं हमारे देश में पिछले 9 सालों में। 29.17 से ये डेटा घट के कितना आया है, 11.28, 24.80 करोड़ लोग, 82 करोड़ लोग बाहर आए हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। ठीक, करीब करीब 17.89% का रिडक्शन हुआ है 29.17 से 11.28। ठीक, जो कि काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है। ये डेटा पूछ सकता है आप लोगों से, तो इसको याद रखिएगा कि 2005-06 में 55.34% हमारे देश के लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर थे। 2013-14 में ये डेटा कितना हुआ, 29.17%, और 2023-24 में 28%। नाउ और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ये जो 24.82 करोड़ लोग पिछले 9 सालों में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। ठीक, उसके बाद बिहार 3.77 करोड़, और उसके बाद मध्य प्रदेश एंड राजस्थान आता है। ठीक है, चलिए नाउ जो अगला डेटा है वो डेटा है कि लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज बाय एक्सपोर्ट, कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किन राज्यों से होता है। तो आपको बता दूं 2023-24 का ये डेटा है, हमारे देश का जितना भी एक्सपोर्ट होता है 33.55% एक्सपोर्ट गुजरात से होता है, मतलब 1/3। गुजरात के बाद नीचे महाराष्ट्र 16.60%, देन तमिलनाडु 9.32%, देन कर्नाटका 6.39%, देन उत्तर प्रदेश आपका 5वें नंबर पर आता है 4.97% के कंट्रीब्यूशन के साथ। अगर आप देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये चारों के चारों कोस्टल स्टेट हैं। उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा लैंडलॉक्ड स्टेट है जो कि टॉप 5 एक्सपोर्ट स्टेट्स में से आता है हमारे देश के। ठीक, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला डेटा देखते हैं क्या है। स्टेट विथ मोस्ट एफडीआई, वो कौन सा राज्य है हमारे देश का जहां पर सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। तो आपको बता दूं सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद उसके नीचे कर्नाटका, मतलब 30% हमारे देश में जितना भी एफडीआई आया है 30% एफडीआई महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र में आया है। बल्कि सेकंड नंबर पर कर्नाटका, उसके बाद गुजरात, गुजरात के बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद तमिलनाडु। ठीक, तो महाराष्ट्र के बाद नीचे, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र के ऊपर गुजरात, देन दिल्ली, देन तमिलनाडु। और आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारा देश 15वें नंबर पर सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव करता है पूरी दुनिया में। पहले नंबर पर बट ऑब्वियसली अमेरिका है, सेकेंड नंबर पर चाइना है। ठीक है, हमारे देश में 2023-24 के आंकड़ा के अकॉर्डिंग $70.95 बिलियन का क्या आया है, एफडीआई आई है। ठीक, जिसमें टोटल एफडीआई इक्विटी इनफ्लो $44.42 बिलियन है, और सबसे अधिक एफडीआई आया है मॉरिशस से। मतलब जितना भी एफडीआई आया है उसका 25% एफडीआई मॉरिशस से आई है। मॉरिशस के बाद सिंगापुर 23%, देन अमेरिका 9%, देन नीदरलैंड 7%, और देन जापान 6%। तो टॉप 5 कंट्रीज जहां से भारत को सबसे अधिक एफडीआई आया गया, इसमें आता है मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड एंड जापान। भारत के वो 5 राज्य जहां पर सबसे अधिक एफडीआई आया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु। ठीक, नाउ बढ़ते हैं हम लोग अपने
वो भारत के कौन से राज्य हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस करना आसान गया, वहां का इन्वायरमेंट बेहतर गया बिजनेस करने के लिए, कनेक्टिविटी प्रॉपर बेहतर गया। तो कई सारे पैरामीटर होते हैं जिन पर यह मेजर किया जाता है। तो आपको बता दूं कि सन 2015 में पहली बार ये डेटा रिलीज किया गया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक। एंड द रैंकिंग इज बेस्ड ऑन द बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, ठीक है। भारत के वो 5 राज्य, 6 राज्य आपको बताना चाहता हूं। पहला है केरला, फिर है आंध्रा, फिर है गुजरात, देन राजस्थान, देन त्रिपुरा, देन उत्तर प्रदेश। तो केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने कमाल का इंप्रूवमेंट किया है, वरना आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कभी भी 2017-18 के पहले वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं था बिजनेस करने के लिए, ठीक। तो 6वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है पूरे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में। नाउ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये 2022 का डेटा है। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के मामले में पहले नंबर पर आता है तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर कर्नाटका, चौथे नंबर पर गुजरात, 5वें नंबर पर हरियाणा, 6वें नंबर पर तेलंगाना और 7वें नंबर पर उत्तर प्रदेश। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के मामले में उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर आता है, ठीक। ये सारे डेटा बड़े इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के पीएससी एग्जाम के लिए, ठीक। 6वें नंबर पर आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में। एक्सपोर्ट के मामले में 5वें नंबर पर आता है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस के मामले में 7वें नंबर पर आता है। तो आई होप ये जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया, डेटा हम लोगों ने डिस्कस किया, वो आने वाले आपके स्टेट पीएससी एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।